हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन कवर करेंगे और आज का जो सेशन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ट्रांसलेशन जो है वो 4 से 5 नंबर का, क्लास 10th में 4 नंबर का आई थिंक, और 12th में 5 नंबर का पूछा जाता है। पहले ये 10 नंबर का आता था, लेकिन अभी ये 5 नंबर का आता है 12th क्लास में। और ट्रांसलेशन को करने से पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि टेंस का स्ट्रक्चर, टेंस को पहचानना और छोटे मोटे ट्रांसलेशन। तो ये आज की क्लास तभी सक्सेसफुल होगी जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आप टेंस का स्ट्रक्चर नहीं जानते हो और आप टेंस नहीं पहचान पाते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी इस क्लास में ट्रांसलेशन के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस क्लास को अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए कि आपको टेंस के स्ट्रक्चर पता हो, आपको वर्ब की फॉर्म्स पता हो, थोड़े बहुत जो है छोटे मोटे ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कवर कर लो और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करो। और बड़े आराम से आप इस क्लास में बैठिएगा, कोई जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, क्योंकि मैं टाइम लूँगा और जब टाइम किसी चीज़ में लगता है तो फिर कुछ सीखने को मिलता है। जो पूरे क्लास की पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है डी सर एकेडमी, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डी सर एकेडमी। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरलता के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। यूपी बोर्ड 2022 में पूछे गए ट्रांसलेशन है। जो आज की क्लास है उसमें यूपी बोर्ड 2022 में पूछे गए सारे ट्रांसलेशन है। जितने पूछे गए थे उनके कुछ ट्रांसलेशन मैंने लिए हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक जाएंगे। बेसिक से एडवांस का मतलब है कि हम पहले क्लास 10th में जो ट्रांसलेशन पूछा गया उसको कवर करेंगे और फिर जो क्लास 12th में ट्रांसलेशन पूछा गया उसको कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10th में जो ट्रांसलेशन पूछा गया उसका कोई लेवल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि 12th के जो बच्चे हैं उनको 10th के सारे ट्रांसलेशन आते होंगे। तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया ऐसे कि अगर कोई भी बच्चा ट्रांसलेशन करने जा रहा हो तो पहले वो छोटे छोटे ट्रांसलेशन से गुजरे, ताकि उसको ये समझ में आए कि ये ट्रांसलेशन कैसे बन रहा है, और फिर 12th में देखे कि वो ट्रांसलेशन का लेवल क्या हो जाता है। तो आप भी अपने आप को चेक कर पाओगे कि ये 10th वाले जो ट्रांसलेशन पूछे गए थे क्या आप उन्हें करने में सक्षम हो या नहीं हो, और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी कवर कर लोगे, बहुत सारी गलतियाँ जो है वो सुधार लोगे, और फिर 12th में जो ट्रांसलेशन आते हैं उनको देखोगे और उनका लेवल समझोगे। 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये फायदे की बात है कि वो भी अपना ट्रांसलेशन इसके साथ ही कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 9th या क्लास 11th में पढ़ते हो तब भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पहला जो ये आपके पास पैसेज दिख रहा है ये 2022 में पूछा गया था, 2022 यूपी बोर्ड। ठीक है, चलो। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। वे कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव है। सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय आप पूरे उस ट्रांसलेशन को पढ़िए और उसका टोन समझिए। जैसे इस ट्रांसलेशन को पढ़ा तो मुझे दिख गया कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बाकी पूरी कहानी पास्ट में दी गई है, और फिर से बिल्कुल आखिर में जो बात बोली गई है कि वे हमारे देश के गौरव है, क्योंकि एक फैक्ट की तरह बोला जा रहा है, तो ये प्रेजेंट में है। तो टेंस को आपको पहचानना आना चाहिए और टेंस तुरंत आप पहचान सके। टोन पहचान लिए। अब चलिए एक एक लाइन को मैं ट्रांसलेट करते हुए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली लाइन जो लिखी गई है वो लिखी गई है कि भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं कि इस क्लास के बच्चे, तो मैं कहूंगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग मुझे जानते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया नो मी। भारत के लोग आपको जानते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया नो यू। भारत के लोग सरदार पटेल को जानते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल। तो भारत के लोग, सेंटेंस को तोड़ना सीखिएगा, मैं हर एक चीज सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। तो भारत के लोग किसको जानते हैं? सरदार पटेल को। ठीक है, तो द पहला हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल। कैसे जानते हैं? नो सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष की भांति, एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वे एक कुशल प्रशासक थे। वे
एक कुशल प्रशासक थे। तो पास में है। अच्छा, वे का मतलब दे मत समझ लीजिएगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का मतलब लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता कि आप सारे शब्दों की मतलब उसी तरह से उसी मीनिंग में ट्रांसलेट करते चले जाइए। वे का मतलब यहाँ पे उनकी बात की जा रही है, वो अकेले हैं। तो सेकंड वाले का बनेगा ही। अब वे एक कुशल प्रशासक थे, ध्यान से सुनिए। वह एक अच्छे लड़के थे, तो ही वॉज अ गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का था, ही वॉज अ गुड बॉय। वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। वह एक इंजीनियर था, ही वॉज एन इंजीनियर। तो वह एक कुशल प्रशासक थे, ही वॉज अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ही वॉज अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। मिड वर्ब क्या है? वॉज है। थर्ड देखिए, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। तो मेरे पास क्षमता है, आई हैव द एबिलिटी। आपके पास क्षमता है, यू हैव द एबिलिटी। उसके पास क्षमता है, तो अब हैव लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, ही हैज द एबिलिटी। हम लोगों के पास क्षमता थी, वी हैड द एबिलिटी। मेरे पास क्षमता थी, आई हैड द एबिलिटी। सरदार पटेल के पास क्षमता थी, तो ही हैड द एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, उनके पास क्षमता थी, ही हैड द एबिलिटी। क्या क्षमता थी? सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की, टू चूज। चुनने के लिए क्या लिखोगे? टू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, फॉर द राइट पोजीशन। सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। यहाँ पे इन भी लगा सकते हो, टू चूज द राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार मैं बार बार कहूंगा कि ट्रांसलेशन को भाव समझ के, उसके भाव को समझ के और तब ट्रांसलेशन करिएगा। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, तो वे निर्णय लेते थे, इसको कैसे बोलोगे? ही टुक डिसीजंस। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, तो इसको बोलोगे ही टुक डिसीजंस। ठीक, देखो फोर्थ है, he took decisions, या कह सकते हो he made decisions। took decision या made decision दोनों बोलते हो निर्णय लेने के लिए। कैसे लेते थे? दृढ़ता से। तो took शब्द वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो he took decisions firmly। फॉर्म एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में लगाकर एडवर्ब बनाओगे। he took decisions firmly, वो दृढ़ता से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव है। बड़ा आसान सा सेंटेंस है। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव है, इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। बड़ा आसान सा सेंटेंस था, ट्रांसलेशन था। यूपी बोर्ड 2022 में क्लास 10th के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप इसको करने में बिल्कुल कैपेबल हो तो आप समझ लो कि आपके बेसिक्स काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छे तौर पे क्लियर है, अच्छे ढंग से। एक बार फिर से यूपी बोर्ड 2022 में क्लास 10th के एग्जाम में पूछा गया। यूपी बोर्ड 2022 10th के एग्जाम में पूछा गया। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। मैंने ट्रांसलेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन पूछा गया उसी साल अलग अलग सेट में। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। आप देखोगे तो पूरी जो बात है वो एक फैक्ट के तौर पे लिखी गई है। इसका टोन प्रेजेंट है, पूरी तरह से प्रेजेंट है। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है, ये भी प्रेजेंट की बात है। और ये जो भी बातें लिखी गई सारी बातें प्रेजेंट है। एक और तरीका हिंदी में देखिए, जहां जहां है लगा दिया तो ये प्रेजेंट बन जाएगा। जहां जहां है लगा दिया तो ये प्रेजेंट बन जाएगा, सिवाय आखिरी सेंटेंस के सहायता करनी चाहिए। ये एक मॉडल है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अगर आपको लग रहा हो कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, फिर तो आपको बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप चुपचाप बस बैठे रहिए और पूरी क्लास को देखते रहिए। ये क्लास मैंने रिकॉर्डेड इसीलिए की है, रिकॉर्ड करके रखा है ताकि जो भी बच्चा है तो उसका टाइम ना वेस्ट हो, आप पूरा अपना टाइम बचाएं और उस पूरे टाइम में सारी चीज़ें सीख कर चला जाए। नाउ अडेज, आजकल, नाउ अडेज, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है।
तो खेती के लिए अब एक एक वर्ड समझना होगा। फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, यह एक प्रकार का बिजनेस है। दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। फार्मिंग एक प्रकार का बिजनेस है, फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। यह एक प्रकार का क्वेश्चन है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नाउअडेज फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। आजकल खेती एक प्रकार का व्यवसाय है। इसके लिए फॉर दिस किसानों को, फार्मर्स, बहुत धन लगाना पड़ता है। देखो बहुत धन लगाना पड़ता है का मतलब बहुत धन स्पेंड करना पड़ता है, बहुत सारा मनी वेस्ट कर, आई मीन इन्वेस्ट करना पड़ता है। और बहुत धन का मतलब हो गया अ लॉट ऑफ मनी। सो फॉर दिस, सेकेंड आप बनाओगे फॉर दिस, इसके लिए फार्मर्स हैव टू। सर हैव टू, हैज टू, हैड टू का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको फोर्स दिखाना हो, कंपल्सन दिखाना हो, कोई काम मजबूरी में कराया जाता है। सर मैं ये क्लास लेना नहीं चाहता हूं बट मुझे ये क्लास लेनी पड़ती है क्योंकि मेरे एग्जाम है। आई डोंट वांट टू टेक योर क्लासेस, मैं आपकी क्लासेस नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूं बट आई हैव टू डू दिस, लेकिन मुझे ये काम करना पड़ता है। हैव टू, किसानों को ये काम करना पड़ता है। तो फार्मर्स हैव टू, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है, वो नहीं चाहते हैं। फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट या फिर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। थर्ड है लगभग 80% किसान, अबाउट 80% ऑफ द फार्मर, लगभग 80% जो किसान होते हैं गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो स्पेंड देयर लाइफ इन पोवर्टी, है ना, या जीवन यापन करने के लिए, पोवर्टी एक बहुत अच्छा वर्ड है, पोवर्टी मतलब गरीबी। अबाउट 80% ऑफ द फार्मर्स स्पेंड मतलब गुजारना, जीवन व्यतीत करना। अबाउट 80% ऑफ द फार्मर स्पेंड देयर लाइफ इन पोवर्टी, गरीबी में, इन पोवर्टी। और आखिरी वाला है आपके पास, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। अभी क्या देखिए, इसमें तीन हुआ क्या? अभी किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, एक सेंटेंस छूट गया, आई थिंक आप परेशान हो रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, वर्क इन द फील्ड्स, आसान है। किसान काम करते हैं, मैं काम करता हूं, आई वर्क इन द क्लास में, आप काम करते हो क्लास में, यू वर्क इन द क्लास। किसान काम करते हैं, फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स। कैसे करते हैं? दिन रात, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। तो ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, ये थर्ड इधर होगा और फोर्थ इधर होगा। सो फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स डे एंड नाइट, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। आगे देखिए, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। फिफ्थ है, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो वी शुड, अब इसको समझिएगा, जब भी आपको चाहिए का सेंस हो तो ये मॉडल शुड के हिसाब से बनाओगे। मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, आई शुड हेल्प यू, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए, यू शुड हेल्प मी, हमको किसानों की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द फार्मर्स। लेकिन यहां पे दिया है किसानों की पर्याप्त सहायता, पर्याप्त मतलब एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब इनफ, तो वी शुड हेल्प एडिक्वेट फार्मर्स, तो ये बन नहीं पाएगा, हमें एडिक्वेट को हेल्प के पहले लगाना है, पर्याप्त सहायता, एडिक्वेट हेल्प। तो इस सेंटेंस का भाव समझना पड़ेगा कि इस सेंटेंस की मीनिंग है हमें किसानों को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए, करनी चाहिए का मतलब हमें किसानों को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए। वी शुड गिव फार्मर्स, वी शुड गिव एडिक्वेट हेल्प, लिख दीजिए पहले, किसी तरह लिख सकता हूं, वी शुड गिव एडिक्वेट हेल्प, हमें देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? एडिक्वेट हेल्प, एडिक्वेट हेल्प, वी शुड गिव adequate help to the farmers, और आप ये भी कर सकते थे we should give farmers adequate help, लेकिन ये ज्यादा सही लगेगा, we should give adequate help, हमें देना चाहिए पर्याप्त सहायता, किसको? किसानों को, we should give adequate help to the farmers।
एक बार फिर एक और ट्रांसलेशन हमने कवर कर लिया। यूपी बोर्ड क्लास 10 2022 में पूछा गया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा धीमे बता रहा हूँ, लेकिन आप इस क्लास में बहुत धैर्य और बहुत ही पेशेंस के साथ बैठे होंगे और आप इन ट्रांसलेशन को बहुत ही रियल व्यू की तरह अप्रोच कर लोगे। रियल व्यू ऐसा लग रहा होगा कि आप खुद ही बैठ के बना रहे होंगे। एक और ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया। इस क्लास में 10th क्लास में। ऐसा मैंने जानबूझ के किया है। 10th क्लास के ट्रांसलेशन इसलिए दिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है क्लास 12 के बच्चों के लिए। आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए, इन ट्रांसलेशन को लगाना आना चाहिए। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर मुझे ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत होती है, मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता। तो उनके लिए तो एकदम सफिशियंट है और ये मस्ट है। सफिशियंट और मस्ट दोनों है। और आपको अगर आ रहा है तो आप प्लीज अपना रिवीजन करिए। जिन बच्चों को भी आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि आप उन ट्रांसलेशन को कर पा रहे हो। डॉक्टर जॉनसन जो है, जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। तो पहला हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन वॉज। अब देखो, विद्वान का मतलब साइंटिस्ट नहीं है, किसी विषय का बहुत ज्यादा ज्ञान, तो इसके लिए बोलते हैं स्कॉलर। डॉक्टर जॉनसन वॉज अ स्कॉलर। कहां से? इंग्लैंड से। फ्रॉम इंग्लैंड। डॉक्टर जॉनसन जो है इंग्लैंड के एक विद्वान थे। डॉक्टर जॉनसन वॉज अ स्कॉलर फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। सारी बातें फिर से पास्ट में है। अगर पूरा पैसेज पढ़ लोगे तो पूरी बात आपको पता चल जाएगी कि पूरी बात पास्ट में लिखी गई है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें यूज करना है, या पास्ट का जो भी टेंस रिक्वायर्ड होगा वहां पे। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्द लिखा। ही रोट। लिखा, लिखने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही रोट क्या लिखा? अंग्रेजी का पहला शब्दकोश। द फर्स्ट डिक्शनरी। ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश। मतलब है ना, he wrote the first dictionary of English. He wrote the first dictionary of English. इंग्लिश का पहला शब्दकोश लिखा। वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। तो he was very conceited. conceited का मतलब होता है घमंडी। मैं बहुत घमंडी था। I was very conceited. एडजेक्टिव है। मैं बहुत ईमानदार था। I was very honest. वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत घमंडी थे। ही वॉज वेरी कंसीटेड। कंसीटेड मतलब CONCIT। कंसीटेड, कंसीटेड मतलब बहुत ज्यादा घमंडी। ही वॉज वेरी कंसीटेड एंड डिड नॉट कंसीडर। अगर यहाँ पे होता कभी नहीं मानते थे तो नेवर लगा देते। नेवर कंसीडर लिखा हुआ कि नहीं मानते थे बस केवल, तो डिड नॉट कंसीडर, नहीं मानते थे क्या? डिड नॉट कंसीडर एनीवन, किसी को भी, एनीवन, अ स्कॉलर लाइक हिमसेल्फ, अ स्कॉलर लाइक हिमसेल्फ। ही वॉज वेरी कंसीडेड, वो बहुत घमंडी थे। एंड और डिड नॉट कंसीडर, कभी नहीं सोचते थे, कभी नहीं मानते थे, एनीवन, किसी को भी, अ स्कॉलर लाइक हिमसेल्फ, अपने जैसा स्कॉलर। एक बार वे कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे। देखिए, उतरने के लिए आप एलाइट वर्ड यूज करते हो, डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंड यूज करते हो, कमिंग डाउन, गेटिंग डाउन, बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो। तो वंस, एक बार, या कई बार आप वन डे भी यूज कर सकते हो। वंस ही वॉज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, या फिर लिख लो गेटिंग डाउन, कमिंग डाउन। ही वॉज डिसेंडिंग फ्रॉम, कहां से? एक बार वे एक कॉफी हाउस की छत से, कॉफी हाउस की छत से। वंस ही वॉज असेंडिंग, एक बार वो उतर रहे थे, कहां से? एक कॉफी हाउस की छत से। फ्रॉम अ रूफ, फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द रूफ ऑफ ए कॉफी हाउस, फ्रॉम द रूफ ऑफ ए कॉफी हाउस। उस कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे। एंड, यहां पर फुल स्टॉप नहीं है। एंड गोल्ड स्मिथ, ये गोल्ड स्मिथ भी कोई पर्सन है यहां पे, गोल्ड स्मिथ। एंड गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे, हु वॉज अ पोएट, हु वॉज अ पोएट। गोल्ड स्मिथ जो कि एक कवि थे, गोल्ड स्मिथ वॉज ए पोएट, वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे।
बार वो कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे और गोल्ड स्मिथ हु वाज अ पोएट वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। तो यहाँ पे ही लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, वो गोल्ड स्मिथ के लिए लिखा गया है, वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, ये एक्स्ट्रा बात लिखी गई है, एडजेक्टिव क्लॉज है। गोल्ड स्मिथ वॉज क्लाइंबिंग अप लिख सकते हो या फिर असेंडिंग लिख सकते हो। जैसे डिसेंडिंग मतलब उतरना, असेंडिंग मतलब चढ़ना, असेंडिंग द स्टेयर्स, सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ, जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वॉज वेरी फैट, जॉनसन बहुत मोटे थे। सो गोल्ड स्मिथ सेड, कॉमा डबल यूनिट कॉमा, जैसे लिखा गया है नरेशन में आप लिखते हो, गोल्ड स्मिथ सेड, सो गोल्ड स्मिथ सेड, मेरे लिए रास्ता दीजिए, मुझे कृपया रास्ता दीजिए। अब इसको कैसे लिखोगे, प्लीज मेक अ वे, आप ये भी लिख सकते हो मेक अ वे, या इसकी जगह लिख सकते हो गिव अ वे, प्लीज गिव अ वे, रास्ता दीजिए, मूव असाइड, या ऐसे कोई भी शब्द लिख सकते हो, प्लीज मेक अ वे, मूव असाइड, गिव अ वे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने बच्चे इस क्लास में बैठे हुए थे उन्होंने इन तीनों ट्रांसलेशन के थ्रू कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। ये क्लास रिकॉर्डेड है, मुझे जरा भी एहसास नहीं है कि आप किस लेवल पे जाकर इस क्लास को समझ रहे हो। अब ये जो ट्रांसलेशन है ये यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया ट्रांसलेशन है क्लास 12th में। तो अभी तक मैंने आपको जो 3 ट्रांसलेशन कराया वो सिर्फ इसीलिए कराया कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ट्रांसलेशन को लेकर, थोड़ी समझ बन जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे बन रहा है। ये ट्रांसलेशन बिल्कुल वैसा ट्रांसलेशन नहीं होगा, उससे थोड़ा सा एक लेवल अप तो होगा ही होगा, लेकिन वो जो चीज़ें किए हैं आपने या उन जो चीज़ों की आपने प्रैक्टिस की है वो बहुत काम आएगा इस ट्रांसलेशन में। यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्लास 12th, बहुत जरूरी था सर बताना क्योंकि आप परेशान थे कब आएगा 12th का। सबसे पहले इस ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। 5 नंबर में पूछा गया, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखते हैं। बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर यूज होंगे, आप जब भी देखोगे 10th में जो ट्रांसलेशन होंगे उसमें ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज ऑनेस्ट, इस तरह के यूज होंगे। इसमें जो होंगे वो बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर यूज होंगे। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। देखिए एक सेंटेंस मिल गया 10th से, हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की सेवा सच्चे मन से करे, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। तो पूरे जो पैसेज की टोन है आप देखोगे तो एक प्रेजेंट में लिखी गई है, पूरी बात एक प्रेजेंट में कहती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि टर्म को। नवयुवक तोड़ते हैं थोड़ा सा अपने देश, 10th वाले ट्रांसलेशन में नहीं तोड़ोगे काम चल जाएगा, वो बहुत क्लियर दिखेगा एक छोटे छोटे सेंटेंस में, इसमें तोड़ना पड़ेगा। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु, मैं यहां आपको पढ़ाने हेतु आया हूं, सो आई एम हियर टू टीच यू, है ना। कोई काम करने हेतु मतलब कोई काम करने के लिए, हेतु का मतलब क्या हो गया, कोई काम करने के लिए, तो 2+V1 इंफिनिटिव से लगाकर आप अपना पर्पज बताते हो। अति उत्साहित दिखते हैं, दिखना, प्रतीत होना, अपीयर होना, सीन होना। अति उत्साहित का मतलब वेरी एक्साइटेड। आइए, नवयुवक यानी कि द यूथ, देखिए यूथ का मतलब होता है यंग मैन, द यूथ का मतलब वो पूरा युवकों का ग्रुप, युवा लोगों का ग्रुप। द यूथ सीम या फिर अपीयर, प्रतीत होते हैं। द यूथ सीम या अपीयर टू बी, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं लिख सकते हो। ही सीम्स टू बी अ हैप्पी मैन, प्रतीत होता है कि वो बहुत ही खुश आदमी है। ही सीम्स अ हैप्पी मैन, वह एक खुश आदमी दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो टू बी ऑप्शनल है, लगाओ चाहे ना लगाओ, ये एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, आप चाहो तो इसको ड्रॉप कर सकते हो। द यूथ, नवयुवक, सीम प्रतीत होते हैं, क्या प्रतीत होते हैं, अति उत्साहित, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। द यूथ सीम वेरी एक्साइटेड, किस लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए, टू सर्व देयर कंट्री। ये पहला सेंटेंस था और आई होप कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले सेंटेंस को तोड़ेंगे। नवयुवक, द यूथ, अपने देश की सेवा करने हेतु, टू सर्व देयर कंट्री,
अति उत्साहित, वेरी एक्साइटेड, दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, सीम। द यूथ सीम वेरी एक्साइटेड, और क्यों हो रहे हैं, अपना पर्पज क्या होता, टू सर्व देयर कंट्री, अपने देश की सेवा करने हेतु, देश की दशा सुधारने हेतु, अगेन हेतु मतलब उस पर्पज के लिए, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, बच्चों की दशा सुधारने हेतु, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सेकंड बनेगा टू इंप्रूव द कंडीशन, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री। एक और बात समझिएगा कि यहां मैंने भले इसको आगे लिख दिया, आप कई बार सेंटेंस जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर इस सेंटेंस को तो आगे पीछे लिखा जा सकता था। अभी मैं इसको लिख ले रहा हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देश की दशा सुधारने हेतु, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, प्रत्येक नवयुवक, ईच एंड एवरी आप यूज कर सकते हो, एवरी यूथ, प्रत्येक नवयुवक के, पोजीशन दिखाना है, प्रत्येक नवयुवक के, तो यूथ पे अपॉस्ट्रोफी एस दे दो, प्रत्येक नवयुवक के सहयोग और सेवा की आवश्यकता है। तो ये यहां पे इस सेंटेंस को समझिएगा, प्रत्येक नवयुवक के सहयोग और सेवा की आवश्यकता है, सभी के मदद की जरूरत है, सभी के मदद की जरूरत है, एवरीबॉडीज हेल्प इज नीडेड, पैसिव वॉइस बनेगा, इज नीडेड, क्योंकि एवरीबॉडी कोई काम नहीं करेगा, नवयुवकों के सहयोग और सेवा की आवश्यकता है, तो ये नवयुवक कोई काम नहीं करेंगे, उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, तो इज रिक्वायर्ड, वहां पे एडजेक्टिव लगाओगे, वो जो रिक्वायर्ड होगा, नीडेड होगा, वो एडजेक्टिव का काम करेगा। सो टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, एवरी यूथ कोऑपरेशन एंड, और क्या है, सेवा एंड सर्विस इज रिक्वायर्ड। ये तो पहले आपको ऐसे बना दिया कि इसकी जरूरत है, सभी की मदद की जरूरत है, एवरीबॉडीज हेल्प इज नीडेड, रिक्वायर्ड की जगह पे आप एक और वर्ड लिख सकते हो, नीडेड, है ना, जरूरत है तो नीडेड, रिक्वायर्ड भी सही है, सॉरी आवश्यकता लिखा है तो नीडेड, जरूरत है तो रिक्वायर्ड। थोड़ा सा अगर बहुत फाइन जाओगे तो ऐसे बोल दोगे, बाकी आप भाव में जाके इसको भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, एवरी यूथ कोऑपरेशन एंड सर्विस इज नीडेड, देश की दशा को सुधारने हेतु, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, प्रत्येक युवा के सहयोग और सेवा की जरूरत है, इज रिक्वायर्ड। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते थे, cooperation, the cooperation and the service of every youth is required, the cooperation and the service of every youth is required to serve, to improve the condition of the country। इस बात को पीछे लेके चले जाते हैं, कॉपरेशन और सहयोग किसकी, ऑफ एवरी यूथ, प्रत्येक युवा की, इज रिक्वायर्ड, जरूरत है, किस लिए, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री। और देखो थर्ड है, हमारा किताबी ज्ञान बहुत उपयोगी नहीं है। जब भी आपको नहीं आए तो पहले सेंटेंस को तोड़िए, हमारा किताबी ज्ञान बहुत उपयोगी नहीं है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं ऊपर, एक मिनट, हाँ आप क्लियर होगा, हमारा किताबी ज्ञान बहुत उपयोगी नहीं है। तो आवर बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान का मतलब हो गया बुकिश नॉलेज, आवर बुकिश नॉलेज, हमारा किताबी ज्ञान, तो आवर बुकिश नॉलेज, हमारा किताबी ज्ञान बहुत उपयोगी, विशेष उपयोगी नहीं है, उपयोगी का मतलब यूजफुल, आवर बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान का मतलब क्या हो गया, बुकिश नॉलेज इज नॉट, किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है, तो विशेष के लिए पर्टिकुलर, यूजफुल एडजेक्टिव है तो उसको बताने के लिए पर्टिकुलरली एडवर्ब हो जाएगा, इज नॉट पर्टिकुलरली यूजफुल, इज नॉट पर्टिकुलरली यूजफुल, हमारा किताबी ज्ञान, आवर बुकिश नॉलेज इज नॉट यूजफुल, इज नॉट पर्टिकुलरली यूजफुल, और बहुत खास तौर पे उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे, निर्धन किसान यह जानना चाहता है, द पुअर फार्मर मतलब गरीब किसान, द पुअर फार्मर, द नेशन वांट्स टू नो, आप सुनते होंगे न्यूज में कभी डिबेट सुनते होंगे अर्णव जी का, तो आता है द नेशन वांट्स टू नो, देश ये जानना चाहता है कैसे इसको हैंडल किया जाए, हाउ टू टैकल दिस, बिल्कुल वही सेंटेंस देखो वहां से उठा के, निर्धन किसान यह जानना चाहता है, द पुअर फार्मर
wants to know, the nation wants to know how to tackle this problem, इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, how to deal, कैसे डील किया जाए. The poor farmer wants to know how to produce, कैसे प्रोड्यूस किया जाए a good crop मतलब अच्छी फसल, a good crop. नेक्स्ट है हमारे पास, देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे देश की सेवा सच्चे मन से करें. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं. इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू इन अ प्रॉपर वे. ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझसे बेहतर सीखो. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मी. आप मुझसे सीखो समथिंग गुड, कुछ अच्छा. तो देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी, देश की नौकरी की. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री, यह देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है. क्या करना जिम्मेदारी है कि दैट, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस देश की सेवा करें. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू सर्व दिस कंट्री. यह देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, इस देश के ना, केवल इस देश नहीं है, नहीं तो यहां पे देश लगाना पड़ता, ऑफ द कंट्री, दैट कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें. वे मतलब यूथ, देश की सेवा सच्चे मन से करें. दे सर्व देयर कंट्री विथ अ ट्रू हार्ट. सच्चे मन से मतलब सच्चे दिल से. सच्चे मन से आप कहने का मतलब क्या कर रहे हो, जब भी आप कोई काम सच्चे मन से कहते हो तो इसका मतलब आप सच्चे दिल से. यहां पे इस लाइन का भाव समझना होगा. देश एक विकसित देश, और तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा. only then our country could become a developed country. Only then our country could become, बन सकेगा. could become तो हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब ये फैक्ट नहीं है. तो could become a developed country, एक विकसित देश बन सकेगा. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा. और 3 ट्रांसलेशन आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 से, एक जो ये आखिरी वाला था वो यूपी बोर्ड क्लास 12 का ट्रांसलेशन था. जब भी ट्रांसलेशन की नेक्स्ट क्लास होगी तो ऐसे ही फिर से 2 ट्रांसलेशन 10th के और 2 ट्रांसलेशन क्लास 12 के उठा लिए जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा कि हाँ कुछ सही ढंग की चीज़ें बताई गई हैं, तो जो भी आपके जूनियर्स हों, स्पेशली छोटे भाई बहन हो, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा. या जो 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उन तक शेयर कर दीजिएगा. अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मुझे नहीं पता कि आपको ये सेशन कैसा लगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही है और कुछ ज़्यादा कहने के लिए है नहीं. नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बाय.